हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज आप लोगों के कहे मुताबिक बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जितना भी अपना हो गया है वो अपना सफिशिएंट है 50% सिलेबस के हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट ने बताया इस बार। ठीक है, और अब बाकी का जो क्वांटम फिजिक्स है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, थोड़े बहुत है तो वो आप लोग इधर उधर के टॉपिक हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और बाकी अपन को टाइम लगेगा जैसे अपन देख लेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का हो गया है। न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि पेपर थर्ड है आपका, ये अपन शुरू कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का। ठीक है ना, इसमें भी मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आपका 50% सिलेबस है उसके हिसाब से कौन कौन से यूनिट अपन को करना बेनिफिशियल रहेगा और अपने लिए सफिशिएंट रहेगा, वो दोनों ही चीज़ें अपन लोग लेकर के चलेंगे। तो यूनिट फर्स्ट लेकर के चलूँगी, एक मैं लेकर के चलूँगी यूनिट सेकंड, और एक मैं लेके चलूँगी आपके लिए यूनिट फोर्थ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट फोर्थ, ये तीनों हिसाब रहेगा। अब उसका कारण सुनिए कि क्यों मैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट फोर्थ लेकर के चल रही हूँ। देखो, यूनिट फर्स्ट में आपका जो चलेगा वो है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टी कि न्यूक्लियर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, रेडियस कैसी है, पैरिटी क्या है, मास क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें से ज़्यादातर चीज़ें सिंपल हैं। जैसे स्टार्टिंग में अपन न्यूक्लियस की डिस्कवरी पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की कैसे खोज हुई, कौन कौन से मॉडल आए, थॉमसन का आया, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो जो ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ये सारी चीज़ें आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं। तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वो हैं जो आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे अपन नए टॉपिक्स पे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि नए टॉपिक है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, पूरा पेपर एक न्यूक्लियर फिजिक्स का पढ़ रहे हैं तो नई चीज़ें तो आएंगी आएंगी, लेकिन वो चीज़ें इस तरीके की होंगी कि आपको उन पर स्विच करने में दिक्कत नहीं आएगी, पहली बात तो। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। कुछ अलग अलग मॉडल पढ़ेंगे अपन, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला पढ़ेंगे जैसे, ठीक है ना, शेल मॉडल पढ़ेंगे। ये भी कहीं ना कहीं आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ होगा ये चीज़। ठीक है ना, यूनिट सेकंड में अपन जो है बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आपका, एक तो पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव डिके में अपन पढ़ेंगे अल्फा बीटा डिके। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे आपका न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये भी चीज़ें आपने 12th क्लास में जो है पढ़ी हुई है। 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो इसी के बारे में अपन ज़्यादातर चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको यूनिट सेकंड में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं यूनिट फोर्थ में भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें, जैसे आपके यूनिट फोर्थ में आपका देखो बीच में आपकी जो यूनिट थर्ड पढ़ती है, यूनिट थर्ड में आपका क्या पड़ेगा उसको आप खुद से पढ़ सकते हो, मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें आएंगी। जैसे आपका डिटेक्टर आएगा, इसलिए मैंने छोड़ा है। एक आएगा एक्सिलरेटर, ठीक है ना, डिटेक्टर एक्सेलरेटर। डिटेक्टर में मतलब जो पार्टिकल को डिटेक्ट करता है कि वो चार्ज पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, कौन सा चार्ज पार्टिकल है, उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा डिटेक्टर। एक्सेलरेटर, एक दो एक्सेलरेटर आपने पढ़े हुए भी हैं, जैसे बीटा एक्सेलरेटर है, साइक्लोट्रॉन है, ये आपने पढ़े हुए हैं। साइक्लोट्रॉन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, साइक्लोट्रॉन जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ में भी आपकी ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो आप स्विच कर लेंगे। देखो, मैं यूँ नहीं कह रही कि यूनिट फोर्थ की चीज़ें पुरानी है, नहीं है, बिल्कुल आपके इसमें यूनिट फोर्थ में आपकी आएगी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आएंगे आपके, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में अपन नए नए तरीके के पार्टिकल्स पढ़ेंगे, लेप्टॉन्स पढ़ेंगे, बेरियॉन्स पढ़ेंगे, बोसोन्स जिनके बारे में आपने सुना है वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्मियॉन्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड पढ़ेंगे। एक अपन पढ़ेंगे क्वार्क्स, और ये वो पार्ट है जो आपका आगे तक काम आता है। आगे जाके कोई बच्चा नेट वगैरह का एग्जाम देगा तो उसमें दो तीन क्वेश्चन इसके बनते हैं, कम से कम 10 से 15 नंबर के, 5-5 नंबर के जो पार्ट सी में नेट में क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहाँ से बनते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और क्वार्क्स में से। ठीक है ना, तो ये अपना हिसाब रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स को करने का। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिलेबस का एक शॉर्ट में बता दिया। हालांकि आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से सिलेबस को एक बार देख लेना, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का ये कॉमन सिलेबस है जो सभी में काम आएगा। ठीक है, बाकी मैं स्पेशली राजस्थान वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनका 50% सिलेबस आएगा, और अदर यूनिवर्सिटीज़ के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉपिक्स ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन अब शुरू कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट में आपका न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। यूनिट फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर
प्रॉपर्टीज। देखो अगर अपन न्यूक्लियर फिजिक्स को देखें तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये न्यू प्लस क्लियर यानी कि 2 वर्ड से मिलकर के बनी है। अगर अपन थोड़ा इसके साथ लॉजिक जोड़ें तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर फिजिक्स एंटायरली न्यू फिजिक्स है। न्यू फिजिक्स मतलब इसके बारे में जितनी भी खोजें हुई हैं वो अभी हाल फिलहाल में हुई है। हाल फिलहाल मतलब 1-2 दिन पहले नहीं, 1-2 शताब्दी पहले हुई हैं, जो कि बाकी सारी फिजिक्स कंपैरिजन में बहुत नई है। इसलिए ये नई क्लियर फिजिक्स है, इसलिए इसको न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसकी खोज कैसे हुई, कैसे पता लगा फिजिक्स के बारे में, इसका थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हो। देखो जब आपने 11th क्लास का स्टार्ट किया होगा केमिस्ट्री में तो सबसे पहले आपने एटम के मॉडल पढ़े होंगे, एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले आपने देखो जब जिस टाइम पे लगभग 19th सेंचुरी की बात मैं बता रही हूँ आपको, 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में पदार्थ के बारे में पता लगाया जा रहा था कि इनकी मैटर जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। मैटर के अंदर बहुत से क्या होता है, एटम्स होते हैं। देखो मैटर यानी कि पदार्थ बहुत से अणु यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अणु किससे बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं यानी कि परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो उस टाइम 19वीं शताब्दी के लगभग परमाणु के बारे में खोज चल रही थी कि परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके लिए थ्योरी दी थी वो दी थी डाल्टन ने। और डाल्टन की थ्योरी के बारे में आप सभी जानते हैं। डाल्टन ने बताया था कि हर एटम जो होता है वो किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण मतलब जिसको अपन और पार्टिकल्स में क्या नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, वो होता है। ये किसने बताया था, डाल्टन ने। तो डाल्टन ने एटम को अविभाज्य कण माना था। उस समय तक नहीं पता था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अलावा उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो आज की थ्योरी है जिसके बारे में धीरे धीरे पता लगा था, लेकिन स्टार्टिंग में जो सबसे पहले थ्योरी दी थी वो दी थी डाल्टन ने। और उसने क्या कहा था, उसने परमाणु को अविभाज्य कण माना था, यानी कि परमाणु को और अधिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ठीक है, इसके बाद जो थ्योरी आई 19th सेंचुरी में ही जे थॉमसन की, इसकी आई जे थॉमसन की। जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने ये कहा कि जो एटम होता है वो एक धनावेशित गोला होता है ना, और ये लगभग होता है 1 एंगस्ट्रॉम साइज का। अकॉर्डिंग टू थॉमसन ने क्या कहा कि एटम एक तरीके का 1 एंगस्ट्रॉम का लगभग क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब आप सभी जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर, इतने का एक धनावेशित गोला होता है। और सारा का सारा धनावेश जो है इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। धनावेश के साथ साथ सारा का सारा मास जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। ठीक है ना, ये वाली बात बताई। इसके अलावा थॉमसन ने ये भी कहा कि इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धंसे हुए होते हैं इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर। मतलब जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक धनावेशित गोला है, यानी कि एक स्फेयर है, पॉजिटिव स्फेयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर इसके वॉल्यूम में कंटिन्यूसली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन इसके वॉल्यूम में बीच बीच में लगे हुए होते हैं। इसीलिए जे थॉमसन के ही इस मॉडल को क्या नाम दिया जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग का मतलब प्लम पुडिंग, ठीक है ना। और इंडियन जो इसको बोलते हैं वो पता है एक नाम से और बोलते हैं, वो है वाटरमेलन सीड मॉडल। बिल्कुल ये वैसा ही है। एक तो पुडिंग के अंदर जैसे बीच बीच में ड्राई फ्रूट लगे होते हैं इसलिए इस हिसाब से उसको प्लम पुडिंग बोला था, लेकिन अपन इंडियन जनरली इसको बोलते हैं वाटरमेलन सीड। जैसे तरबूज के अंदर जो है बीज लगे हुए होते हैं बीच बीच में, बिल्कुल ऐसा ही मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। समझ में आ गई। इसके बाद जो है जे थॉमसन की इस थ्योरी को परखने के लिए कौन आए, फिर रदरफोर्ड। जे थॉमसन के बाद कौन आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने दिया था अपना एक मॉडल, और ये लगभग 1906 के आसपास 1906 यानी कि 20th सेंचुरी में आ गए थे। 20th सेंचुरी की बात हो गई। देखो 19th सेंचुरी तक की बात तो हो गई आपके, जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था वहाँ तक। उसके बाद जो है
20वीं सेंचुरी में यानी कि 20वीं शताब्दी में सबसे पहली थ्योरी एटम को लेकर के किसकी, रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने क्या बताया, हालांकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप सभी ने पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से लिया है, क्योंकि अपन न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्टिंग से पूरा पढ़ेंगे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी से लेकर और आगे तक, न्यूक्लियस की सारी प्रॉपर्टीज तक, तो आपको चीज़ें दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि चीज़ें किस तरीके से होती है, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने ये बताया नहीं, सबसे पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किया उसने जे थॉमसन के मॉडल को जांचने के लिए कि इसका मॉडल कितना सही है, कौन सा प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक धातु की, यानी कि किसी भी धातु से बनी हुई एक फॉइल ली, फॉइल मतलब एक पतली पन्नी टाइप से लिया, और वो किसके बनी हुई है, एक धातु की बनी हुई है, ठीक है ना, धातु की बनी हुई ली है, और इस पर उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बॉम्बार्डिंग करवाई, अल्फा कण की बौछार कराई, ठीक है ना। रेडियोएक्टिव, देखो हमें पता है कि जितने भी रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, हालांकि हम यूनिट सेकंड में आगे जाकर के पढ़ेंगे रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स में से किस तरीके से अल्फा डी के बीटा डी के होता है, तो जितने भी रेडियोएक्टिव पार्टिकल हम कहते हैं कि भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटते रहते हैं, तो वो टूटते कैसे हैं, वो अल्फा कणों को और बीटा कणों को कंटिन्यूसली डिके करते हैं, यानी कि उनको उत्सर्जित करते हैं। तो हर रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण निकालता है। तो उन्होंने एक रेडियम एक पदार्थ लिया था, जो कि रेडियम रेडियोएक्टिव पार्टिकल होता है, और उस रेडियोएक्टिव पार्टिकल से उन्होंने अल्फा कणों को उत्सर्जित करवाया, और उन अल्फा कणों की बौछार उन्होंने किस पर करवाई, धातु की पन्नी पर करवाई, ठीक है ना। और उससे जो उनको रिजल्ट्स मिले, वो जे थॉमसन के रिजल्ट से बिल्कुल कैसे थे, अलग थे। कैसे, अल्फा कण जो थे वो क्या हुए, विक्षेपित हो गए, मतलब यूँ कह सकते हैं प्रकीर्णित हो गए, स्कैटर हो गए, यानी कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन तो क्या है कि सारा का सारा मास उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता तो ये सारे के सारे अल्फा कणों को निकलने के लिए जगह कहाँ से मिल रही है। इसे रदरफोर्ड के ये मॉडल ने थॉमसन की थ्योरी को कम्प्लीटली नकार दिया, ठीक है। इसके बाद ये रदरफोर्ड के ही दो इसके शिष्य कह लीजिए या इसके स्टूडेंट है, वो क्या क्या नाम था उनका, रदरफोर्ड के एक तो थे गाइगर और एक थे मार्सेडेन। गाइगर और मार्सेडेन इनके ही शिष्य थे रदरफोर्ड के। उनके साथ इन्होंने फिर एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किया। उस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया, क्या क्या रिजल्ट्स मिले, रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर फिजिक्स का जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला डिराइव कीजिए, रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस कीजिए। रदरफोर्ड का जो के लिए हम निकालेंगे आगे जाके बीटा, एक तो बी और एक है फाई, इनके बीच में रिलेशन निकालिए। ये बी कहलाता है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर, फाई कहलाता है स्कैटरिंग एंगल। आज एक आप देखो तो जनरल एक इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी न्यूक्लियस की, ठीक है ना, पूरा अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि रदरफोर्ड का बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, ठीक है। फिर अपन इसको आगे बात करेंगे। पहले रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं क्या था। देखें, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और ध्यान से इसको समझना। जब आप इसको समझ लोगे ना, आपको कहीं से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें लिंक रहेंगी तो आप अपने आप लिख दोगे, ठीक है ना। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक भारी नाभिक लिया। भारी नाभिक के लिए उन्होंने लिया ऑरम, जिसको अपन गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसकी एक फॉइल यानी कि एक पतली पन्नी ली उसने, और यहाँ इन्होंने एक रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा, रेडियम। रेडियम से कंटिन्यूअसली क्या उत्सर्जित होंगे, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये क्या है, रेडियम क्या है, ये है रेडियम, मैं लिख देती हूँ रेडियम, और ये कैसा होता है, रेडियोएक्टिव पार्टिकल होता है। और रेडियोएक्टिव पार्टिकल की खास बात है कि ये कंटिन्यूअसली अल्फा बीटा गामा कणों को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो अल्फा कणों की इसने क्या की, ले लिया। इन अल्फा कणों की बौछार इसने किस पर करवाई, इस ऑरम पर, यानी कि ये जो धातु की पन्नी ले इन्होंने गोल्ड की फॉइल की, उस पर इन्होंने उस पर बौछार करवाई, ठीक है ना, बौछार करवाई। अब अल्फा कणों को डिटेक्ट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि अल्फा कण कहाँ से निकल रहे हैं, निकल भी रहे हैं नहीं, या फिर वापस जा रहे हैं, मतलब इनका मूवमेंट क्या है, इनका पाथ क्या है, उसको जानने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक फोटोग्राफिक
प्लेट रख दी, फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट की क्या खास बात है? देखो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब ये अल्फा कण मान लो इसमें से पास हो गए, इसमें से निकल गए इस ऑरम की या गोल्ड की फॉइल में से, तो यहाँ इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराकर ये फ्लोरोसेंट यानी कि चमक पैदा करते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अल्फा पार्टिकल्स का पाथ डिटेक्ट कर पाएंगे, हम देख पाएंगे कि किसी भी एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल्स ने किस तरीके से रिएक्शन किया, उनके पाथ पे क्या फ़र्क पड़ा, वो वापस आए, इसमें से निकल गए, या किसी एंगल पर वो स्कैटर हुए, किस एंगल पर स्कैटर हुए, शॉर्ट एंगल पर स्कैटर हुए या लार्ज एंगल पर स्कैटर हुए। तो ये सारी बातें पता लगेगी किससे? फोटोग्राफिक प्लेट पर चमक जो पैदा करेंगे इस पर टकरा करके अल्फा पार्टिकल, उससे पता लगेगा। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, मतलब उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या क्या लिए वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस मतलब जब उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसके बाद उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे? सबसे पहला नंबर 1 ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली निकल रहे हैं, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो उन्होंने क्या किया कि वो स्कैटर हो गए एट लो एंगल। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर एट लो एंगल। लो एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, यानी कि कुछ कण ऐसे थे जो 90 डिग्री से कम कोण पर स्कैटर हो गए। ठीक है। नंबर 2, कुछ ऐसे भी थे जो कि हाई एंगल पर स्कैटर हुए, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर स्कैटर हुए। तो नंबर 2 क्या था? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स are at high angle or you can say at large angle। लार्ज एंगल का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा कोण पर स्कैटर हुए। कुल मिलाकर इन दोनों ही स्थितियों में जो अल्फा पार्टिकल हैं वो इस ऑरम यानी कि इस गोल्ड फॉइल से पास हो गए, यानी कि इसमें से वो निकल गए मतलब इसमें से आर पार हो गए, ट्रांसमिट हो गए। जो कि जे जे थॉमसन ने क्या कहा था कि सारा का सारा मास इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर जे जे थॉमसन के मॉडल को सच माना जाए, जे जे थॉमसन के मॉडल को, तो अगर ये अल्फा पार्टिकल इनसे गो थ्रू होते, इनसे निकलते, इनसे पास होते, तो पता क्या होता है? ये अल्फा पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव पार्टिकल है, और ये इसके अंदर भी पॉजिटिव ही बताया था किसने? जे जे थॉमसन ने। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो एक दूसरे से दूर हट जाने चाहिए थे। तो अल्फा पार्टिकल इसमें से निकले कैसे, इसमें से ट्रांसमिट कैसे हुए? ये किसने सवाल उठाया? रदरफोर्ड ने। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन जे जे थॉमसन की थ्योरी के जस्ट अपोजिट थे। ये हो गए 2 बातें। नंबर 3, लगभग 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि जिस एंगल पर गया उसी एंगल पर वापस आ गया। मतलब कुछ तो ऐसे थे जो 90 डिग्री से कम कोण पर ट्रांसमिट हुए या स्कैटर हुए, कुछ ऐसे थे जो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पर स्कैटर हुए, लेकिन एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल पर वापस लौट आया, वो भी 20,000 में से एक। समझ रहे हो आप? तो हम लिखेंगे approx 1 particle in 20,000 particles was such that it was scattered at 180 डिग्री एंगल। मतलब 20,000 में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल पर प्रकीर्णित हुआ या स्कैटर हुआ। ठीक है ना। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे किसके? रदरफोर्ड के। तो रदरफोर्ड ने ये जो फ्लोरोसेंट यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आके चमक पैदा करी, उससे पता लगा। ठीक है ना। तो जब जो यहाँ का पार्टिकल था वापस लौट आया, उसने यहाँ सेंटर में कोई चमक पैदा नहीं की। कुछ ऐसे थे जो यहाँ आके टकराए, कुछ ऐसे थे जो यहाँ आके टकराए, लार्ज एंगल पर टकराए। देखो यहाँ पे अगर जैसे अपन अभी पता नहीं है कि न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस मान के चले तो कुछ यहाँ टकराए, कुछ यहाँ टकराए।
समझ में आ रही हो बात, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन किसके थे, रदरफोर्ड के। अब इन रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन जो है इसके बेसिस पर उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण दिया। तो कंक्लूजन सुनिए, व्हाट आर दी कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या थे। नंबर 1, पहला कंक्लूजन क्या था, पहले ऑब्जर्वेशन का और दूसरे ऑब्जर्वेशन का पहला कंक्लूजन सुनिए। पहला कंक्लूजन ये था कि उन्होंने सबसे पहले तो जे थॉमसन के मॉडल को कम्प्लीटली नकारा। उन्होंने कहा थॉमसन ने जो मॉडल बताया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो थॉमसन ने बताया था कि सारा का सारा धनावेश उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली, वैसा नहीं है, बल्कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है ना। थॉमसन ने तो बताया था कि पूरी तरीके से भरा हुआ होता है द्रव्यमान और आवेश उसके अंदर, लेकिन रदरफोर्ड ने ये बताया नहीं भाई, भरा नहीं होता, बल्कि एटम का ज़्यादातर भाग खाली होता है, सबसे पहला, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी कि खाली है, ठीक है। नंबर 2, द स्कैटरिंग ऑफ alpha particles at less than 90 degree and greater than 90 degree angle is due to Coulomb repulsion, is due to Coulomb repulsion, ठीक है ना। अब ये Coulomb repulsion किस किस के बीच में था। नंबर 3, उसमें उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द मास एंड चार्ज इज सेंटर्ड, सेंटर्ड मतलब केंद्रित है, सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि एटम का ज़्यादातर मास और आवेश एक छोटी सी जगह पर केंद्रित है, और वो छोटी सी जगह को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो यहाँ से नाभिक की खोज सबसे पहले किसने की, रदरफोर्ड ने की, ठीक है। सेंटर ऑफ द एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। उसको क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द मास और चार्ज सेंटर्ड है कहाँ पर, एटम के बीच में, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। बात समझ में आई मेरी आपको। तो यहाँ से इसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जो कि किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। समझ में आ गई बात। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं और ये 3 इंपॉर्टेंट क्या है, कंक्लूजन। तो कुलाम रिपल्शन बेसिकली हुआ किस किस के बीच में, इस अल्फा पार्टिकल के और इस न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव पार्टिकल्स है। तो जैसे ही वो उसके पास से होकर के गुजरे, ठीक है ना, तो वो कम एंगल पर स्कैटर्ड हुए, ज़्यादा एंगल पर गए तो दूर से गए तो ज़्यादा एंगल पर हुए। और एक पार्टिकल ऐसा था 20,000 में से जिसकी सीधी टक्कर हुई किससे, न्यूक्लियस से, इसीलिए वो 180 डिग्री पर स्कैटर हुआ था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में किसने बताया, रदरफोर्ड ने। तो आज हमने जो क्लास ली बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की थी। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमने सबसे पहले समझा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब इस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में पूरा हमने डिटेल में पढ़ के, अब ये एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। फिर अभी आपसे कोई पढ़ाने के लिए भी कहे या खुद पढ़ने के लिए कहे, आपको किसी को बताने के लिए कहे, तो आपको बताना आना चाहिए, ठीक है ना। रटना नहीं होता, एक्सपेरिमेंट हमेशा समझे जाते हैं और उनको डिटेल में पढ़ करके और उनको जो है उतारा जाता है अपने मन में कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है, समझा जाता है। आप सभी को पता है, बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ते हो आप। इसके बाद जो है आपका डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले डेरिवेशन हम पढ़ेंगे बी और फाई में रिलेशन। ये बी क्या है, बी है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको संगत प्राचल कहते हैं, और फाई है स्कैटरिंग एंगल यानी कि प्रकीर्णन कोण, ठीक है। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।